नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी मिड सेशन में आपका स्वागत है। 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे रूबरू होंगे। इस दौरान हम आपको दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ आने के बाद कितने चिंतित है और किस तरह तमाम सारे गांवों का दौरा कर रहे हैं, लोगों के हाल जान रहे हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि इस पर सियासत क्यों। सवाल ये भी सामने आएगा कि मन की बात जब होती है तो अब मध्य प्रदेश की सियासत में हर कोई अपने मन की बात करने लगा। साथ ही कुछ और दिलचस्प खबरें भी आपको दिखाएंगे। चलिए देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। जहां चाह वहां रहा। किसे छात्रों की चिंता? मन की बात या विकास की बात? कोरोना अनकंट्रोल, जैसी करनी वैसी भरनी। चलिए खबर की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से और बाढ़ से जुड़ी हुई एक खबर है। मध्य प्रदेश में बाढ़ की भयावहता, बाढ़ की विभीषिका से लोग खासे प्रभावित है, खासकर उस क्षेत्र के जहां पर बाढ़ ने अपना एक रुद्र रूप दिखाया। नर्मदा ने एक तरह से कहा जाए तो एक ऐसा रूप दिखाया जिसके कारण कई गांव परेशानी में घिर गए, बाढ़ के पानी में घिर गए। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कई घंटे से इन खबरों पर, इन दिक्कतों पर निगाह बनाए हुए, लेकिन आज खुद शिवराज सिंह चौहान हवाई सर्वे के बाद सड़क पर नजर आए और सीधे पहुंच गए उन लोगों से मिलने, उन गांवों में जहां से लोग परेशान हुए। ये तस्वीरें आप देखिएगा। शिवराज सिंह चौहान जैसी उनकी पहचान होती है, कभी बोट के सहारे पानी में चले तो जब वहां से उतरे तो लोगों के बीच में भी नजर आए। और ये तस्वीर बाबई जो तहसील है उसके पास सांगाखेड़ा गांव है, वहां के पहुंचने से पहले की है, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, बोट में सवार हुए और उसके बाद फिर वो ग्रामीणों से मिले। आप ये तस्वीर भी देखिएगा कि ग्रामीणों से उन्होंने मुलाकात की है, लेकिन उससे पहले उन्होंने सवाल भी खड़े किए और ये भी कहा कि आर्थिक स्थितियां कोरोना के कारण ठीक नहीं है। ये बिल्कुल सच है, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह मिल जाती है। और चाह और राह क्या है, ये भी शिवराज जी की तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। इसीलिए ये दिखाई दे रहा है कि शिवराज सिंह चौहान आज पहुंचे हैं, लोगों के बीच में हैं, ढांढस बंधा रहे हैं। होशंगाबाद और सीहोर जिले के अलग अलग गांवों में वो पहुंचेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद जब लौटेंगे तो फिर स्पष्ट भी करेंगे कि आखिर क्या हुआ है। लेकिन उन्होंने उससे पहले साफ कर दिया कितना नुकसान हुआ है और किस तरह से सरकार इस पर काम कर रही है। चलिए हमारे साथ पहले क्या कहना है शिवराज जी का, सुनिएगा। आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इसमें कोई दो मत नहीं। कोरोना के कारण जो टैक्सेस कम आए हैं, जीएसटी कलेक्शन की स्थिति हम देख रहे हैं, लेकिन जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकलती है। मैं कोई रोऊंगा गाऊंगा नहीं कि अब क्या करें, अब पहले ये करेंगे जो सर्वाधिक जरूरी है, लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था, और इसी में से रास्ते निकलते चले जाएंगे। जीएसटी में एक रास्ता आया है कि अगर कंपनसेशन पूरा नहीं मिल सकता तो कर्ज लेके भी उसकी पूर्ति करने की बात होगी, तो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जहां चाह होती है वहीं राह होती है और इसीलिए जीएसटी ने कहा, लेकिन उसमें भी हम बीच का एक रास्ता निकाल रहे हैं और कहीं कुछ ऐसा नहीं होने देंगे जिससे जनता परेशान हो जाए, लोग परेशान हो जाए। जनता की तड़प को शिवराज सिंह चौहान समझते हैं और इसीलिए विपक्ष निशाना बनाता है और ये कहता है, लेकिन सच्चाई यही है कि जनता से जुड़ी हुई जब भी कोई बात होती है तो वो सड़क पर होते हैं। और ये तस्वीरें बयां कर रहे थे, मेरे साथ आकाश जोड़ रहे हैं, आकाश से बात कर लेते हैं। आकाश, हम देख रहे हैं कि जब से बाढ़ की विभीषिका देखने को मिली है मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में, उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार निगाह बनाए हुए हैं। बल्कि ये भी देखा कि जनहानि जैसी कोई सूचना सामने नहीं आई। एक आध छोड़ दिया चाहे तो वो भी ये कहा जा रहा है कि बाढ़ के कारण उसमें मौत नहीं हुई है। लेकिन शिवराज जी पहले हवाई सर्वे किए और आज जनता के बीच में भी जा पहुंचे हैं, उन गाँव में भी दौरा कर रहे हैं। बोट के जरिए जो तस्वीरें दिखाई दे रही है उससे लग रहा है कि वो कितने जनता के प्रति चिंता करते हैं और किस तरह अपना काम करते हैं। निश्चित रूप से मनोज जी, यही कारण है, यही कार्यशैली है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जो जनता से सीधे उनको जोड़ती है। क्योंकि हमने ये भी देखा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीते 2 दिनों में जो भयावह स्थिति बाढ़ की बनी थी, लगातार 36 घंटों के दौरान जब झमाझम बारिश मध्य प्रदेश के कई अंचलों में देखने को मिली, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा समेत जो सहायक नदियां थी और जो अन्य जिलों की नदियां थी वो उफान पर थी। और इस दौरान भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्शन में नजर आए। उन्होंने अपने घर को जो है कंट्रोल रूम में तब्दील किया था और
आज हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होशंगाबाद दौरे पर खुद अपने अधिकारियों की टीम के साथ पहुंचे हैं। हालांकि बाढ़ की स्थिति अभी भी है, अभी भी नर्मदा का जो जलस्तर है वो लगातार थोड़ा कम जरूर हुआ है, पानी धीरे धीरे कम जरूर हो रहा है, लेकिन जो ग्रामीण अंचल हैं, जो डूबित क्षेत्र हैं, वहां पर अभी भी नर्मदा अच्छी खासी तेज गति में नजर आ रही है। और अच्छा खासा गांव में अभी भी कई गांव में, जहां मालीखेड़ी की बात करें, जिस इलाके में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं उस इलाके की बात करें तो यहां पर अभी भी पानी भरा हुआ है। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सेना के जवानों के साथ यहां पर पहुंचे और जो प्रभावित लोग हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है और उनको ढांढस भी बनाया है। क्योंकि अगर हम बात करें तो परेशानी की इस घड़ी में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रभावितों से न सिर्फ मोबाइल पर बात करते हुए नजर आए, बल्कि अधिकारियों को भी लगातार दिशा निर्देश जारी करते हुए नजर आए। हमने मनोज जी ये भी देखा कि लगातार 2 दिनों तक हवाई यात्रा के जरिए जो है उन्होंने पूरे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। और आज भी उन्होंने इस बात को भी कहा कि जब प्रदेश सरकार का मुखिया खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को काम करना होता है। और मध्य प्रदेश की जो 7.5 करोड़ जनता है वो उनका परिवार है और उस परिवार का ध्यान रखना उनकी जवाबदेही बनती है। और यही कारण है कि लगातार वो इसको लेकर एक्शन में नजर आ रहे हैं, लोगों को परेशानी ना हो। जो 170 से ज्यादा प्रभावितों के लिए जो है शिविर मध्य प्रदेश में लगाए गए हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो तकरीबन 9 जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उन 9 जिलों में सबसे ज्यादा भयावह स्थिति अगर हम बात करें तो 3 जिलों की है, जिसमें सीहोर, रायसेन और होशंगाबाद आते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा जो है बाढ़ का विकराल रूप देखा गया। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज होशंगाबाद पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने वोट के जरिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का न सिर्फ दौरा किया है बल्कि लोगों से भी मुलाकात की है। जी, और क्या बातें निकलकर सामने आ रही? क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं है मध्य प्रदेश की, खुद शिवराज सिंह चौहान ने भी ये कहा, लेकिन जहां चाहा वहां रहा, एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिसमें हर राह आसान हो जाती है? निश्चित रूप से जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना के कारण पहले ही मध्य प्रदेश की जो माली स्थिति है, आर्थिक हालत है, वो खराब चल रही थी। और ऐसे में बाढ़ की जो आपदा आई उसके कारण जो है कहीं ना कहीं राज्य सरकार को युद्ध स्तर पर लगना पड़ा। और कहीं ना कहीं अब जो एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस बात को कह रहे हैं कि एक बड़ी चुनौती है कि जो लोग बाढ़ प्रभावित हुए हैं उनका पुनर्वास हो, और जैसे ही जल स्तर वापस उतर जाएगा उसके बाद वहां पर बीमारियां फैलने का खतरा होगा। किसानों की फसलें खराब हुई हैं, करीब 7 लाख हेक्टेयर जो फसल है वो खराब हुई है, तो उसके लिए मुआवजा देने की बात तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि जहां चाह होती है वहां राह निकल ही जाती है। और उन्होंने इस बात को भी माना कि आर्थिक स्थिति जरूर चिंतापूर्ण है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार चाहे किसानों की बात हो या बाढ़ प्रभावितों की बात हो, इनकी जो है मदद प्राथमिक तौर पर करेगी और बजट का प्रावधान भी हो जाएगा। चलिए, आप बने रहिएगा, अगली खबर में आपसे बात होगी। लेकिन दरअसल मध्य प्रदेश में जिस तरह से बाढ़ की विभीषिका देखने को मिली है उससे खासा नुकसान हुआ, ऐसा कहा जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री जो कह रहे थे 7 लाख एकड़ की फसलें नष्ट हुई है, जिसमें सोयाबीन है, धान है। लेकिन जो कृषि विभाग के लोग हैं वो कहते हैं कि यदि ये पानी 3 दिन तक रहेगा, भरा रहेगा, तो फिर भारी नुकसान होगा, क्योंकि स्थितियां बिल्कुल साफ हो जाएगी कि फसलें तो कम से कम किसानों के हाथ में नहीं आ पाएगी। और इसी बात की चिंता मुख्यमंत्री को सता रही है, जिसमें कई लोग प्रभावित हुए थे, जो बेघर हुए थे उनको घर देने की बात कही जा रही है। उनके लिए किस तरह से सुविधाएं मुहैया कराया जाए, इस पर भी विचार चल रहा है। और खुद शिवराज पहुंचे हैं और शिवराज जी की यही पहचान है, एक जननायक बन जाते। जब भी कोई इस तरह की आपदा दिखाई देती है तो जननायक के रूप में जनता के बीच में होते हैं। जनता के नायक को ही जननायक कहते हैं। अब अगली खबर की बात करेंगे। परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को लेकर सीएम शिवराज ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि परीक्षा केंद्र तक छात्रों के आने जाने की निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही एक सहयोगी को भी परीक्षा केंद्र तक आने जाने की निःशुल्क सुविधा मिलेगी। ये सुविधा जिला प्रशासन परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराएगा, जिस पर कांग्रेस सरकार ने निशाना साधा है। किसे छात्रों की चिंता, सवाल यही है। लेकिन छात्रों की चिंता शिवराज कर रहे हैं। उन्होंने ये पहला कोई स्टेट होगा जहां अपने तरीके से उन्होंने तत्काल व्यवस्था कर दिया छात्रों की ट्रांसपोर्टेशन की, यानी कहां कैसे जब वो पहुंचेंगे तो उन परीक्षा केंद्रों तक कैसे जाए, उसके लिए मध्य प्रदेश में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी बात को लेकर हमने देखा कि दिल्ली से लेकर अलग अलग राज्यों तक कांग्रेस की जहां सरकारें हैं वो और कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि कोरोना के संकट के बीच में परीक्षा केंद्रों तक यदि छात्र पहुंचेंगे तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उनकी चिंता है उनको, लेकिन भविष्य की चिंता भी करना पड़ेगी। जरा सुन लीजिए क्या कहा शिवराज।
मेरे प्रिय भांजे भांजियों, यदि आप जेईई मेन और नीट 2020 की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हो, आज कोरोना महामारी को देखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला हमने आपके लिए किया है। कोरोना के कारण कोई समस्या ना हो, इस उद्देश्य से परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए निःशुल्क परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। और इसके लिए केवल परीक्षार्थी को 1@1 या मध्य प्रदेश ई पास पोर्टल पर संपर्क कर रजिस्टर कराना होगा। संबंधित जिला प्रशासन को मैंने निर्देश दिए हैं, वो परीक्षार्थी को ये सुविधा उपलब्ध कराएगा। अगर परीक्षार्थी चाहे तो अपने साथ एक सहयोगी को भी निःशुल्क ले जा सकेंगे। जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जो इस देश के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होती है, आज जिस दौर के अंदर हमें कोरोना से लड़ाई लड़ने की जरूरत है, जिस दौर के अंदर हमें लोगों को बचाने की जरूरत है, आज मुझे लगता है कि सरकार खुद अपनी उन गाइडलाइनों का पालन, जो WHO की गाइडलाइनें हैं, उनका उल्लंघन करने की कोशिश कर रही है। इस हिंदुस्तान के भविष्य को, हजारों युवाओं को एक एक सेंटर पे इकट्ठे करने के लिए सरकार ने तैयारी कर ली। क्या हम लोगों के लिए, इस हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए, भविष्य के लिए आप उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करना चाहते हैं? चलिए, तो आप नीट और जेईई को लेकर जो दिक्कतें सामने आने वाली उस पर सवाल खड़े कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन विपक्ष के कई सारे लोगों ने सवाल खड़े किए। लेकिन चर्चा यह भी है कि आखिर ये सब होते रहेंगे, सवाल खड़े होते रहेंगे, सियासत होती रहेगी, तो उन छात्रों के भविष्य का क्या होगा? वैसे भी कोरोना के संकट के चलते कई छात्र परेशानी में, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि साल भर जिस तरह से नुकसान हुआ है, अब जेईई और नीट के एग्जाम होना है, लेकिन सरकार ने कमर कस ली। केंद्र सरकार पहले ही तय कर चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा है। दुष्यंत मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। दुष्यंत, हर कहीं सियासत देखने को मिलती है, लेकिन चिंता इस बात की भी होना चाहिए कि आखिर बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा, कैसे सुधरेगा। बात रोजगार से बात होती है, बेरोजगारी को दूर करने की, लेकिन इसमें भी सियासत सामने आ जाती। क्या आपको लग रहा है कि जेईई और नीट के लिए सरकार ने जो सुविधा देने की बात कही है, उससे काम आसान हो जाएगा, या फिर विपक्ष कह रहा वो दिखाई देगा? कि सरकार का जो फैसला है उससे कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनको बहुत मदद मिलेगी। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जेईई नीट की परीक्षा के लिए आने वाले जो छात्र हैं उनके लिए जो मदद की बात कही है, जो फैसला लिया है, तो वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। और जिस तरीके से व्यवस्थाओं की बात की जाए तो लगातार कोशिश यही की जा रही है राज्य सरकार द्वारा कि जिस तरीके से जो परीक्षा सेंटरों तक पहुंचने की व्यवस्था जो सरकार की तरफ से की गई है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई परेशानी छात्रों को ना हो। हर संभव तरीके से छात्र जो है वो अपने सेंटर्स तक पहुंच सके और किसी भी प्रकार से कोई व्यवस्था भंग ना हो, उसके लिए भी मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। और जिस तरीके से लगातार जेईई नीट के लिए लगातार राजनीति देखने को मिल रही है देश भर में। अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष ने कोर्ट जाने का मन भी बनाया था, और जिस तरीके से तमाम सारे जो सहयोगी दल है उनकी भी बैठक की थी, और उसके बाद विरोध जताया था कि जो 25 लाख से ज्यादा जो देश भर में ऐसे छात्र हैं जो जेईई नीट में बैठने वाले हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इस परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए और उनको कोरोना से भी बचाव किया जा सके। हालांकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो एक काबिल तारीफ फैसला लिया है, और इसी फैसले के चलते अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश दिए कि जिन लोगों को जो छात्र सेंटर्स तक पहुंचना चाहते हैं या आना चाहते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन के बाद उनको सेंटरों तक पहुंचाने की व्यवस्था जो है वो निःशुल्क की जाए, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी कोरोना का फैलाव ना हो सके। और छात्रों में कहीं ना कहीं जो लगातार एक भय की स्थिति बनी हुई है कि वो कोरोना से ग्रसित ना हो जाए, तो उस स्थिति से भी उनको दूर रखा जा सके। तमाम सारी कोशिशें। लेकिन विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष लगातार इस बात पर सवाल खड़े करता रहा है कि अगर जो परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, उस परीक्षा का आयोजन को आगामी समय के लिए भी टाला जा सकता था, लेकिन सरकारें जो है कहीं ना कहीं वो छात्र जो है उनको उनका भविष्य जो संवारना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना काल में इस जो परीक्षा है इसके आयोजन को आगे बढ़ा देना चाहिए था, क्योंकि कोरोना काल है और लगातार जिस तरीके
से एक बड़ी संख्या में कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज हैं वो निकल कर आ रहे हैं, और एक सेंटर पर अगर 1,000 से ज्यादा छात्र पहुंचेंगे तो उससे कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं दुष्यंत, बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में कम से कम सरकार ने एक अलग कदम उठाया है, और शिवराज सिंह चौहान जो जनता के नेता कहे जाते हैं, छात्रों की चिंता, कहीं छात्र उनको मामा के रूप में जानते हैं तो दूसरे लोग अलग अलग रिश्ते उनसे जोड़ते हैं, और यही उनकी पहचान है। लेकिन क्या सिर्फ मध्य प्रदेश में होने से बात बन जाएगी? हर जगह ऐसे करने की जरूरत होगी, लेकिन सियासत का मौका है। देश भर के लोगों से मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातें कही है, लेकिन मन की बात उन्होंने कल की, उसके बाद मध्य प्रदेश में मन की बात नेताओं की आज दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं मन की बात पर, कहा कि रोजगार की जरूरत है, बात की जरूरत नहीं है, मन की बात से काम नहीं होगा, काम की बात करिए। लेकिन जैसे ही यह बयान सामने आया, उसके बाद मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बरस पड़े। उन्होंने तो बहुत कुछ कहा, और ऐसा कहा कि मन की बात पर सवाल उठाए जाने पर जरा सोचिए क्या कहा। नरोत्तम मिश्रा जी के मन की बात भी सुन लीजिए। दरअसल कांग्रेस में क्या है कि अधिकांश रिटायरमेंट वाले हैं तो हर जगह खटिया डाल के बैठे हैं। डिसलाइक तो उन लोगों को करना चाहिए कांग्रेस के जो लोग ऐसी बाढ़ की आपदा में भी घर से नहीं निकले। कांग्रेस का कार्यक्षेत्र ही अब कुल ट्विटर फेसबुक पर रह गया है, बाकी कार्यक्षेत्र समाप्त हो गया कांग्रेस का। इस देश ने मन की बात को जिस तरीके से नकारा है, कल लगभग उसके ऊपर YouTube के लिंक के ऊपर लाखों तो डिसलाइक थे और कुछ 2-5 हजार लाइक थे। इससे हिंदुस्तान के उस बात को समझ लेना चाहिए कि आपकी मन की बात सुनने का कोई मन में नहीं है। लोगों को काम की और ढंग की बात करोगे तो लोग सुनेंगे। अब मन की बात बहुत हो चुकी, जनता आपकी मन की बात से उठ चुकी है। इस देश का विद्यार्थी अपने परीक्षाओं की बात करना चाहता है, किसान अपने फसलों के दाम की बात करना चाहता है, नौजवान रोजगार की बात करना चाहता है। उसको छोड़ के मन की बात को पूरी तरीके से नकारा जा चुका है। कांग्रेस पे कटाक्ष की जगह उस YouTube लिंक को देख लेना जिसके ऊपर डिसलाइक के इतने बटन दबे हैं कि लोगों ने उस बटन के निशान को खत्म कर दिया। स्पष्ट है देश की जनता अधिकारों की बात करना चाहती है अपनी बात। चलिए, तो ये सियासत में है, और कुणाल चौधरी को मन की बात अच्छी नहीं लग रही। कैसे लगेगी? कांग्रेस के हैं, उनको मन की बात अच्छी लगेगी भी नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री मन की बात में लोगों से सीधे जोड़ते हैं। पर नरोत्तम मिश्रा जी ने उन्हें बता दिया कि मन की बात प्रधानमंत्री क्यों करते हैं। संदीप जुड़ रहे हैं मेरे साथ। संदीप मिश्रा, ये मन की बात कल हुई, लेकिन मध्य प्रदेश के नेताओं की मन की बात आज सुनाई दे रही है। जी बिल्कुल, कल मन की बात हुई, लेकिन वो मन की बात कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में नहीं उतरी, और उसका नतीजा ये निकला कि आज कांग्रेस के नेता उसका कहीं ना कहीं विरोध करते नजर आ रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि मन की बात में जो सार्थक चीजें होनी चाहिए वो नहीं है, लिहाजा उसको सुनने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन उस पर विपरीत अगर हम बात करें प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की, जिस तरह से उन्होंने करारा जवाब दिया, उन्होंने साफ कहा कि रिटायरमेंट नेता है, खटिया डाल करके बैठे हैं, कोई उनको खुद उनकी पूछ परख नहीं कर रहा है। जबरदस्ती इस तरह के बयान दे करके कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं और अपने आप को सुर्खियों में बनाए रखना चाहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर और पलटवार का दौर लगातार जारी है। इस बात में बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बार पलटवार चलता रहेगा, क्योंकि उपचुनाव का मौका भी है और नेताओं को जहां कुछ बोलने का मौका मिलेगा तो बार भी होगा, फिर उसके बाद पलटवार भी दिखाई देगा। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की तरफ चलते हैं हम। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रयासरत होने की बात कह रही, लेकिन उसके बावजूद भी आम जन से लेकर जनप्रतिनिधि कोरोना की जद में आ रहे हैं। पहले पूर्व सीएम रमन सिंह की पत्नी बीड़ा सिंह कोरोना की चपेट में आई, जिसके बाद कल सीएम भूपेश सिंह बघेल के ओएसडी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं आज अब गृह मंत्री तामध्वज साहू का ड्राइवर और कुछ सुरक्षाकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री तामध्वज साहू ने 7 दिनों के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। कोरोना अनकंट्रोल है, इस तरह की स्थिति अब बनी हुई है छत्तीसगढ़ में, और लगातार ये कहा जाता रहा है कि आखिर क्यों ऐसी गलतियां हो रही, क्यों वहां पर तेजी से संख्या में इजाफा हो रहा है। और मुख्यमंत्री की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है जैसा कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया है क्योंकि उनके ओएसडी को पॉजिटिव पाया गया। इसी तरह तामध्वज साहू के जो ड्राइवर हैं उनको
पॉजिटिव पाया गया है, उसके बाद से दोनों बड़े नेताओं ने अपने आप को आइसोलेट किया। हमारे साथ हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़ते हैं, लेकिन यही उनका कहना रहेगा कि अनकंट्रोल है कोरोना, और अनकंट्रोल है तो फिर सरकार को उपाय करना होगा। लेकिन वहां ऐसा कहा जा रहा है कि खुद सरकार और जो वहां के स्वास्थ्य मंत्री उसमें ही ठीक ढंग से तालमेल नहीं है, इसलिए थोड़ी सी व्यवस्थाएं बिगड़ी। ऐसे आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा है, पर चिंता का विषय यही है कि कोरोना का संकट कैसे दूर होगा, और यही चिंता का हल करने के लिए लगातार सरकार भी प्रयासरत है। चलिए अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। अब एक मामला ऐसा है जो मध्य प्रदेश से जुड़ा है, भोपाल से जुड़ा है। आपको याद होगा कि राजधानी में हनी ट्रैप का एक मामला सामने आया था, उसके बाद काफी राजनीति भी गरमाई, और हनी ट्रैप के जो प्रभारी बनाए गए थे आज उन्होंने भी, चूंकि उनका रिटायरमेंट होना है तो उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी बात कह दी। लेकिन जैसे ही ये मामला अभी थमा भी नहीं है और दूसरा मामला सामने आ गया है, नकली यानी जो अपने आप को कुछ लोग पत्रकार बताया करते थे, कुछ चैनल चलाया करते थे, लेकिन अब ये खुद उसकी जद में आ गए। इन्होंने एक डॉक्टर हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं हमीदिया के, उनको ब्लैकमेल करने का प्रयास किया, उनका वीडियो बनाया। ब्लैकमेल करने के मामले में उनसे काफी लंबी चौड़ी राशि मांगी। कहा यह जा रहा कि 2 करोड़ की राशि की मांग की गई थी। उसमें 5 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। ये सभी अपने आप को पत्रकार बताया करते थे, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास सरकार का कार्ड यानी जनसंपर्क का कार्ड भी था। तो फिर सवाल वहां भी खड़े होंगे कि ऐसे लोगों के कैसे कार्ड बन जाते हैं। लेकिन ये क्राइम ब्रांच की तरफ से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अवधेश शर्मा है, बनालाल को हिरासत में लिया गया है, साथ ही 3 और अन्य आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। 2 आरोपी अभी फरार है, जिन आरोपियों के नाम है अवधेश शर्मा, तपन सादिया खान, बनालाल सिंह समेत सनाउल्लाह खान की बात कही जा रही है। क्या है पूरा मामला समझते हैं। न्यूज रूम से हमारे संवाददाता शोएब जुड़ रहे हैं, शोएब से बात कर लेते हैं। शोएब, ये कब से इस तरह के काम को अंजाम दे रहे थे, कितने लोगों को इन्होंने ब्लैकमेल किया है? क्या आपको लग रहा है कि अब क्राइम ब्रांच की पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा होगा? बिल्कुल, देखिए हो सकता है एक बड़ा खुलासा, लेकिन फिलहाल एक मिनी हनी ट्रैप इसका नाम दिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से लड़की के प्रेम जाल में फंसाकर जो पूर्व अधीक्षक हैं हमीदिया अस्पताल के, अगर बात करें दीपक मरावी की, तो उनको ब्लैकमेल यहाँ पर किया जा रहा था और 50 लाख की अड़ी यहाँ पर कथाकथित जो पत्रकार हैं उनके द्वारा डाली जा रही थी। जिस तरह से ईदगाह हिल्स स्थित उनके क्लिनिक पर एक लड़की को भेजाया जाता है और उसके बाद जो दूसरे कथाकथित पत्रकार हैं वो उधर मौजूद रहते हैं, उसके बाद उनकी क्लिपिंग यहाँ पर बनाई जाती है और स्टिंग ऑपरेशन कर अड़ी यहाँ पर डाली जाती है। फिलहाल क्राइम ब्रांच में जब मरावी ने शिकायत की और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया गया है। और ठीक है शोएब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2 को गिरफ्तार किया गया है और बाकी लोग फरार, जैसा शोएब बता रहे हैं। लेकिन समझना पड़ेगा ऐसे लोगों को, और इसके बारे में तो फिर यही कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी। आप कर्मी आपके ऐसे हैं तो फिर कब तक बचेंगे? आपको जिम्मा, आप अपने आप को पत्रकार बताते थे, समाज का जिम्मा आपको मिला है, लेकिन आप खुद ऐसे कामों में उतर आएंगे तो लोग विश्वास कैसे करेंगे? और इसीलिए कई दफा होता है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मिड सेशन में इसी तरह हम 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे रूबरू होते हैं। इस दौरान सियासत से लेकर और इस तरह के अपराधों से जुड़ी खबरें भी आप तक लेकर आते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले मिड सेशन में। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।